आज मैं एक ऐसी कहानी और दर्शन की बात करने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी सोच को झकझोर देगा और शायद आपके जीवन का नज़रिया बदल दे। हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल की बेस्ट सेलर बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में। यह कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप में एक कैदी के रूप में फ्रैंकल के भयानक एक्सपीरियंसेस और उनसे निकले जीवन के गहरे सबक की दास्तां है। इस पुस्तक के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा फ्रैंकल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की कहानी है जब वे नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैदी थे, और दूसरा हिस्सा उस दर्शन की व्याख्या है जिसे उन्होंने उन अनुभवों से जन्म दिया, जिसका नाम है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए जीवन में उद्देश्य खोजकर समाधान पाने की विधि है। तो चलिए चलते हैं इस प्रेरणादायक और भावुक सफर पे। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी के बिल्कुल सामान्य दिनों से अचानक एक नरक जैसे माहौल में फेंक दिए जाते हैं। साल 1940 के दशक का यूरोप है, चारों तरफ युद्ध की आग है। विक्टर फ्रैंकल एक युवा मनोचिकित्सक थे, वियना में रहते थे। युद्ध के दौरान उन्हें यहूदी होने के कारण पकड़ लिया गया और अन्य हजारों लोगों की तरह नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। उन कैंपों में जिंदगी की कीमत कीड़े मकोड़ों से भी कम थी। नए कैदियों को आते ही दो कतारों में बांटा जाता। एक कतार को सीधे गैस चैम्बर की तरफ मौत के घाट उतर जाने के लिए भेज दिया जाता और दूसरी कतार को गुलामों जैसा कठोर श्रम करने के लिए छोड़ दिया जाता। फ्रैंकल दूसरी कतार में थे। अगले कुछ साल उन्होंने भूख, ठंड, अत्याचार और मौत का तांडव बहुत करीब से देखा। फ्रैंकल बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप के प्रारंभिक दिनों में हर किसी को डीप ट्रॉमा एंड शॉक लगा रहता था। अचानक अपना सब कुछ खो देने का सदमा। लेकिन जल्द ही अपनी भयावह दिनचर्या से लोग सुन पड़ने लगे। हर रोज अत्याचार, भूख और अपमान सहते सहते एक उदासीनता से छा गई थी। कैदियों ने भावनाएं दबा दी थीं क्योंकि दुख या हमदर्दी दिखाना खुद के लिए खतरा बन सकता था। इतने कष्ट में इंसान एक तरह से भावनात्मक मृत्यु महसूस करने लगता है। फ्रैंकल लिखते हैं कि धीरे धीरे कैदी एक रोबोट जैसे हो जाते थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य था किसी तरह आज का दिन जिंदा निकाल देना। वहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से इस नर्क से बचने की जद्दोजहद कर रहा था। कुछ लोग अपने दुखों के आगे घुटने टेक देते, आशा खो बैठते और अंदर ही अंदर मर जाते। कई कैदियों ने गंभीरता से आत्महत्या के बारे में भी सोचा क्योंकि उन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आता था। पर उसी नरक में कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो हैरान करती थीं। इतने अंधेरे में भी इंसानियत की छोटी छोटी किरणें दिख जाती थीं। कभी कोई कैदी अपना आखिरी टुकड़ा रोटी किसी और भूखे को दे देता, कभी कोई अपने साथी को हिम्मत देता नजर आता। कुछ कैदी सूर्यास्त के समय आकाश के रंग देखकर कुछ पल के लिए खूबसूरती महसूस करते हैं, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता तो कैंप के अंदर या बाहर वैसी ही थी। विश्वास और प्रार्थना का सहारा लेने वाले भी थे जो ईश्वर से आस लगाए रहते थे। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि कई कैदियों को आध्यात्मिक आस्था ने संभाले रखा। जिस्म भले कमजोर था लेकिन आत्मा किसी तरह टिकी हुई थी। फ्रैंकल खुद एक डॉक्टर है, मनोचिकित्सक थे, तो उन्होंने उस भयानक माहौल में भी ध्यान से लोगों को देखने समझने की कोशिश की। उन्होंने गौर किया कि जो कैदी अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े रहे, जिनके दिल में किसी अपने का इंतजार था या कोई बड़ा काम अधूरा था, वे मुश्किलों के बावजूद जीने की चाह नहीं छोड़ते थे। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को यह उम्मीद थी कि एक दिन वे आजाद होकर अपने परिवार से मिलेंगे, या फिर किसी का सपना था कि बाहर निकलकर दुनिया को यह कहानी सुनाएंगे। ऐसे लोग अंदर से कहते थे, मुझे इस सब के बाद भी जीना है क्योंकि मेरा काम मेरा इंतजार कर रहा है, और यही जीने का कारण उन्हें हिम्मत देता था। दूसरी ओर जिनका सब कुछ छिन गया था और आगे कुछ भी दिखना बंद हो गया था, वे अंदर से टूटकर जल्दी ही हार मान लेते थे। फ्रैंकल ने अपने आसपास यह फर्क बहुत साफ देखा था। उन्होंने इसे एक वाक्य में कुछ यूं तरीके से समेटा है, जिसके पास जीने का कोई रीजन है वह लगभग हर टॉर्चर को सहन कर सकता है। यह बात मूलतः फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशे के शब्द थे, जिन्हें फ्रैंकल अक्सर दोहराते थे, और इसका मतलब उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में महसूस किया। जिसके जीवन का उद्देश्य होता है वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। खुद फ्रैंकल के पास भी एक रीजन था जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। उनके अंदर जीने की लौ दो वजहों से जल रही थी। एक, उन्हें अपने जीवन के प्रेम अपनी पत्नी से फिर मिलना था, और दूसरा, उन्हें एक महत्वपूर्ण काम पूरा करना था। फ्रैंकल को अपनी पत्नी टैली की याद हर मुश्किल घड़ी में संभालती थी। वे नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। फिर भी सर्द रात में मेहनत करते हुए भूखे पेट जब वे असहनीय पीड़ा में होते तो अपनी पत्नी के चेहरे की कल्पना करते। एक बार सुबह सुबह बर्फीली ठंड में पतली वर्दी पहने भारी सामान ढोते हुए फ्रैंकल बिल्कुल टूटने की कगार पर थे। तभी अचानक उन्हें अपनी पत्नी की छवि दिखाई दी, मानो उनकी प्रिय उनसे बात कर रही हो। उसी पल फ्रैंकल को एहसास हुआ, सच्चाई यह है कि प्रेम ही मनुष्य के लिए सबसे अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। मनुष्य का उद्धार प्रेम के माध्यम से और प्रेम में ही होता है। इस एहसास ने उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया, मगर भीतर से एक असीम शक्ति भी दी। प्रेम के विचार ने कुछ देर के लिए ही सही उनको यातना से ऊपर उठा दिया। वे लिखते हैं कि उस घड़ी उन्होंने जाना कि भले ही इंसान से उसको सब कुछ छीन लिया जाए, एक चीज जो कोई नहीं छीन सकता
वह है उसके अंदर की आंतरिक स्वतंत्रता, अपने नज़रिए को चुनने की आज़ादी। फ्रैंकल के शब्दों में, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, मानव स्वतंत्रता की अंतिम चीज़। किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की स्वतंत्रता, अपना रास्ता खुद चुनने की स्वतंत्रता। यानी बाहरी हालात चाहे जितने भयावह हों, हमारा दृष्टिकोण कैसा रखना है ये हमारे हाथ में हमेशा रहता है। ज़रा सोचिए, फ्रैंकल के पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, हर पल मौत का खतरा, अपनों से बिछड़ने का गम, फिर भी उनके भीतर एक आज़ादी थी जो कोई गार्ड, कोई नाजी उनसे छीन नहीं सकता था। जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तब हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। फ्रैंकल ने यह सबक कैंप में रियलाइज़ किया। उन्होंने ठान लिया था कि इस दुख को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वे अपने मन में यह निश्चय करते थे कि मैं अपने कष्ट को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दूंगा। इसे सहकर बेहतर इंसान बनूंगा। बाद में दुनिया को बताऊंगा कि मैंने सबसे अंधेरी रात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कैंप में बंदी रहते हुए भी जब तब उन्हें अपने मनोचिकित्सक वाले प्रशिक्षण का याद आया। वे अपने साथी कैदियों को तसल्ली देते, उनकी बात सुनते और हौसला बढ़ाते कि तुम्हारे जीवन का कोई न कोई उद्देश्य अभी बाकी है जिसके लिए लड़ना पूर्णतः सार्थक है। कई बार उन्होंने दूसरों को ये कहकर संभाला कि सामने भविष्य में तुम्हारे जीवन में कोई न कोई खुशी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें उसे पाने के लिए जिंदा रहना होगा। फ्रैंकल खुद भी रोज़ अपने आप से कहते, मुझे इस तकलीफ को बस आज सहना है, कल का सूरज मेरे लिए नया अवसर लेकर आएगा। यही सोचते सोचते आखिरकार एक दिन वो आज़ादी का सूरज निकला। युद्ध समाप्त हुआ और 1945 में विक्टर फ्रैंकल को रिहाई मिली। लेकिन अफसोस, उनकी पत्नी, माता पिता और भाई इस दौरान मारे जा चुके थे। इतना सब खो देने के बाद भी फ्रैंकल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों को पूरी दुनिया के साथ बांटने का निश्चय किया। सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी पुस्तक का पहला भाग लिख डाला ताकि दुनिया को दिखा सकें कि कैसे जीवन सबसे दुखद परिस्थितियों में भी अर्थपूर्ण हो सकता है। कैंप के अनुभव उनके लिए सिर्फ यातना नहीं थे, बल्कि मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण भी थे। इन अनुभवों ने एक बीज बो दिया था, एक नए तरीके के मनोवैज्ञानिक उपचार का बीज, जिसका नाम फ्रैंकल ने दिया था लोगोथेरेपी। अब हम किताब के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां फ्रैंकल लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को समझाते हैं। लोगोथेरेपी ग्रीक शब्द लोगोस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है उद्देश्य, और थेरेपी मतलब उपचार। तो लोगोथेरेपी का सीधा मतलब हुआ उद्देश्य के माध्यम से उपचार। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान मूल रूप से खुशी या सत्ता नहीं, बल्कि उद्देश्य की तलाश में जीता है। उन्होंने कहा, मनुष्य की गहरीतम चाहत अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढने की होती है, और अगर उसे वह उद्देश्य मिल जाए तो वह कोई भी विपरीत परिस्थिति झेल सकता है। लोगोथेरेपी इसी विचार पर आधारित है। फ्रैंकल स्वयं इसके जीवंत उदाहरण थे। उन्हें कैंप में अपने दुख में भी एक मकसद दिख गया था, स्वयं को बेहतर बनाना और अपने अनुभव से दूसरों की मदद करना। उन्होंने कष्ट को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया, बजाय इसके कि टूटकर हार मान लेते। लोगोथेरेपी कहती है कि जीवन में उद्देश्य 3 मुख्य स्रोतों से पाया जा सकता है: काम, जिसे हम सृजन या उपलब्धि कहते हैं; प्रेम और दुख को अर्थपूर्ण तरीके से सहना। काम यानी कोई ऐसा उद्देश्यपूर्ण कर्म या प्रोजेक्ट जो आपको लगे कि आपके होने से पूरा होगा। प्रेम यानी गहरे रिश्ते, लगाव, किसी व्यक्ति, विचार या ईश्वर के प्रति प्रेम जो आपको जीने की प्रेरणा दे। और तीसरा, दुख। हाँ, अगर जीवन में दुख अटल है तो लोगोथेरेपी सिखाती है कि उस दुख को एक मायने में बदला जा सकता है, उसे एक अर्थपूर्ण बलिदान की तरह देखा जा सकता है। फ्रैंकल के जीवन में ये तीनों पहलू मौजूद थे। पहला, काम। उन्होंने ठान रखा था कि बाहर निकलकर अपने लिखे हुए वैज्ञानिक मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा लिखेंगे, जिसे नाजियों ने कैंप में आते ही छीन कर नष्ट कर दिया था। इस अधूरे काम को पूरा करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। यही उनके जीने का एक बड़ा मकसद बन गया था। दूसरा, प्रेम। अपनी पत्नी से अथाह प्रेम और अपने परिवार व मानवता के प्रति प्रेम, जिसने उन्हें मानसिक रूप से गिरने नहीं दिया। तीसरा, दुख। उन्होंने अपने कष्ट को खाली सहन नहीं किया, बल्कि सोच लिया था कि इन पीड़ाओं को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। फ्रैंकल लिखते हैं, कुछ हद तक पीड़ा उसी पल समाप्त हो जाती है जब उसे कोई अर्थ मिल जाता है, जैसे किसी बलिदान का अर्थ। यानी यदि हमारे दुख का कोई मायने है तो वह दुख दुख नहीं रह जाता। कैंप में दिन प्रतिदिन अपमान और तकलीफें सहते हुए फ्रैंकल ने तय किया कि बाद में वे इन अनुभवों का इस्तेमाल दूसरों को निराशा से बाहर निकालने में ज़रूर करेंगे। इस प्रकार उनके दुख भी एक उद्देश्य का हिस्सा बन गए। लोगोथेरेपी हमें ये भी बताती है कि जीवन का उद्देश्य कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन नहीं है जिसका एक ही जवाब सब पर लागू हो। जीवन निरंतर हमसे प्रश्न करता है, हर व्यक्ति से अलग प्रश्न।
फ्रैंकल कहते हैं, मायने यह नहीं रखता कि हम जिंदगी से क्या उम्मीद रखते हैं, बल्कि असल बात यह है कि जीवन हमसे क्या उम्मीद रखता है। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड जिंदगी हमसे नए सवाल पूछती है और इन सवालों का जवाब हमें अपने कर्म और व्यवहार से देना होता है। मतलब जीवन के प्रति हमारा रवैया और जिम्मेदारी भरा कार्य ही हमारे जीवन के अर्थ को दर्शाता है। हमें हर क्षण को मूल्यवान बनाना है, छोटे छोटे कामों में अर्थ खोजना है। फ्रैंकल कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशिष्ट लक्ष्य लेकर आता है, एक विशेष काम जो उसी को पूरा करना है। आपका जीवन आपसे वो जिम्मेदारी चाहता है जिसे कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। यह सोचते ही जीवन जीने के प्रति एक जज्बा पैदा होता है कि मैं खास हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। लोगोथेरेपी के जरिए फ्रैंकल ने असंख्य लोगों का इलाज किया, उन्हें निराशा, अवसाद और हताशा से बाहर निकाला। उन्होंने पाया कि आधुनिक युग में बहुत से लोग एक खालीपन, एक शून्यता महसूस करते हैं, जिसे उन्होंने एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा, यानी जीवन का उद्देश्य न मिल पाने से खालीपन का जन्म लेना। बहुत लोग भौतिक सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन अंदर से खोखला महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन का मतलब समझ नहीं आता। फ्रैंकल का इलाज था उन्हें उनके अस्तित्व का मकसद खोजने में मदद करना, कोई लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पूरा करने की लगन जगाना। जीवन के छोटे बड़े हर लक्ष्य को महत्वपूर्ण मानकर चलने से ही खालीपन दूर होता है। फ्रैंकल का मानना था कि अगर इंसान को अपने होने का उद्देश्य समझ में आ जाए तो वह जीवन के हर यातना का सामना कर सकता है। यह फलसफा उन्होंने सिर्फ सिखाया नहीं, बल्कि स्वयं जी कर दिखाया। विक्टर फ्रैंकल की कहानी और उनका दर्शन हमें यही सीख देता है कि जीवन का उद्देश्य हमें खुद बनाना पड़ता है। परिस्थितियां चाहे जितनी बुरी हों, हमारे पास एक अंतिम आज़ादी हमेशा रहती है, सोचने और प्रतिक्रिया देने की आज़ादी। फ्रैंकल ने अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने रवैये को चुना और अपने दर्द में भी अर्थ खोज लिया। उन्होंने साबित किया कि आंतरिक स्वतंत्रता और उद्देश्य की भावना इंसान को अकल्पनीय मुश्किलों में भी टूटने नहीं देती। उनकी किताब का अंतिम वाक्य बड़ा मार्मिक है। मनुष्य वह प्राणी है जिसने गैस चैम्बर बनाए, लेकिन वही मनुष्य उन गैस चैम्बरों में सिर ऊंचा उठाकर ईश्वर का नाम लेते हुए दाखिल भी हुआ। यानी मानव में बुराई की क्षमता है, पर उतनी ही क्षमता अच्छाई और महानता की भी है। हम हर पल चुन सकते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। तो आज की इस बातचीत से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि विक्टर फ्रैंकल जैसी विपरीत परिस्थितियों में एक इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकता है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में, अपने संघर्षों में अवश्य कोई ना कोई मायने ढूंढ सकते हैं। हो सकता है आपका संघर्ष परीक्षा का दबाव हो, करियर की चुनौती हो, आर्थिक तंगी या निजी जीवन की परेशानी। जो भी हो, यकीन मानिए उसमें छिपा हुआ कोई उद्देश्य, कोई सबक, कोई नया रास्ता ज़रूर है। यदि हम अपने उद्देश्य को पहचान लें तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। अंत में फ्रैंकल के ही शब्दों को दोहराऊंगा, जीवन का उद्देश्य स्वयं जीवन हमसे पूछता है और हमें अपने जीवन का उत्तर जिम्मेदारी से देना होता है। अपने प्रत्येक दिन को, प्रत्येक संघर्ष को एक मायने के साथ जिएं। आशा है विक्टर फ्रैंकल की इस कहानी ने आपके मन में आशा की एक किरण जगाई होगी। आपको ये एहसास दिलाया होगा कि अंधेरी से अंधेरी रात में भी हम अपने भीतर एक दीपक जला सकते हैं। उस दीपक का नाम है जीवन का उद्देश्य। कठिनाइयाँ हमसे हमारा बहुत कुछ छीन सकती हैं, मगर जीवन का अर्थ क्या बनाना है, ये हक हमारा अपना है। ऑलवेज रिमेंबर, दोज हु हैव अ वाई टू लिव कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ।